नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं कानपुर के शिक्षा सोपान आश्रम में हूँ। ये प्रोफेसर एस सी वर्मा सर का शिक्षा सोपान आश्रम है, जहाँ पर विज्ञान मेला लगा हुआ है। यहाँ पर तमाम सारे स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं जो कि अपने साइंस मॉडल को डिस्प्ले कर रहे हैं, और प्रोफेसर वर्मा सर इस समय अभी तमाम स्टॉल्स को विजिट कर रहे हैं, स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, साइंस को मोटिवेट कर रहे हैं। और आज जो ये विज्ञान मेला लगा है, इसका टाइटल है समझो, यानी आसान भाषा में बच्चों को विज्ञान समझाया जा रहा है, उन्हें फील कराया जा रहा है, ताकि साइंस उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगे, बोरिंग ना लगे। शिक्षा सोपान का एक ध्येय वाक्य है, अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है एक दीप जलाएं। और ये ऐसा दीप जल रहा है जो समाज के अंदर अंधकार को मिटाएगा, दूर करेगा। इसकी रोशनी, इसकी लौ, इसकी ज्वाला वहाँ पहले जहाँ तक हम जा सकते हैं। और ये विज्ञान मेला उसका एक प्रतीक है कि हम सब यहाँ पर एक साथ एकत्रित हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की। हमारे बीच में कई अतिथिगण हैं जिनका परिचय कई बार छूट भी जाएगा, तो उसके लिए माफ़ी पहले से। और ये विज्ञान मेला समझो, अर्थात साइंस अब मेरे जीवन में हो, विज्ञान अब अपने जीवन में हो, तो इसी तरह के स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और इसी क्रम में हम चाहेंगे कि हमारे संरक्षक डॉक्टर एस सी वर्मा सर का भी स्वागत इसी क्रम में हो। और सुपेकर सर से आग्रह है कि वो सर का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये घर की बात है, लेकिन इस स्टेज पे, इस कार्यक्रम में तो बनता है, तो इसलिए सुपेकर सर से चाहेंगे कि कृपया एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर एस सी वर्मा सर से चाहेंगे कि इस समझो की एक बार भूमिका और परिचय सभी से कराया जाए, और फिर उसके बाद आगे का कार्यक्रम। जी बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। अमित जी, हमारे जो आज अतिथिगण आए हैं, उन्होंने आने की यहाँ अपनी सहमति दी और आए यहाँ पे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सर, आपका भी बहुत स्वागत सभी का। और ये जो अपना कार्यक्रम है, पहले तो पूरा शिक्षा सोपान का जो कार्यक्रम है उसकी थोड़ी जानकारी कर दें कि पूरा जो शिक्षा सोपान है ये लगभग 2001 में इसकी नींव पड़ी थी, जब हमारे आईआईटी कानपुर के कुछ विद्यार्थियों ने ऐसा चाहा था कि जो आईआईटी कानपुर के बाउंड्री के बाहर की जो सोसाइटी है और अंदर की जो सोसाइटी है, उसके बीच में एक जो ईंटों की दीवार बनी हुई है जो उसको डिवाइड करती है, वो तो वैसे ही रहेगी, लेकिन उसके बाद भी हम उस डिवीज़न को मिटा पाएँ और मन से हम दोनों को जोड़ पाएँ, ये लेकर के हमारे कुछ विद्यार्थियों का शुरू किया हुआ ये प्रकल्प है। और हमने जो स्कूली बच्चे हैं उनके माध्यम से ये दोनों साइट्स को जोड़ने का काम किया। और पहले बहुत छोटे स्तर के ऊपर एक इवनिंग क्लासेस 12 सिरोही नाम का गांव है, वहाँ से शुरू हुआ था। और बढ़ते बढ़ाते अंत में अभी का जो स्वरूप है उस पर मैं सीधा आता हूँ उतने लंबे गैप के बाद। अभी हम लोगों का यहाँ पे एक साइंस को जीने का, साइंस को देखने का, साइंस को अनुभव करने का, ये यहाँ पे एक सारा इंतजाम। और बहुत छोटे बच्चों से लेकर के, ऐसे तो हमने जो नर्सरी केजी वाले बच्चे हैं उनका भी एक कार्यक्रम हमें करने को आया था, वहाँ से आग्रह आया था, तो उनको भी हम लोगों ने लेके उनका भी कार्यक्रम किया, लेकिन हमारी एक्सपर्टाइज वहाँ है नहीं हमारी एक्सपर्टाइज वहाँ है नहीं। फॉर्चुनेटली हमारे पास थोड़ी सी खेती का भी इंतज़ाम है, तो उनमें उन बच्चों को हम लोगों ने बहुत कुछ दिखाया, सिखाया, मज़े कराए। लेकिन क्लास 6 ऑनवर्ड से हम प्रॉपर साइंस को, जो उनके टेक्स्ट बुक्स में होती हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक में जो नहीं होती है, होकर भी नहीं होती हैं, सिलेबस में तो है, लेकिन वो हाथ से करके देखना, अपने सामने होना, आँखों के सामने होना और ख़ुद उसमें पार्टिसिपेट करना, ये जो एक साइंस को समझने की पूरी प्रक्रिया है, उसको हम लोगों ने यहाँ विकसित करने का कोशिश किया है। और हमारे पास लेबोरेटरीज़ हैं, हमारे पास सामान हैं, तो वो जब जिस प्रकार का यहाँ ग्रुप होता है जिनके लिए हम करना होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग उस समय सजा लेते हैं और बाकी चीज़ें अंदर रहती हैं। तो हमारे पास एक एस्टिमेट है हमारा कि करीब हमारे पास
1400 से 1500 एक्सपेरिमेंट्स हैं फिजिक्स के टोटल, जो कि क्लासरूम्स में ले जा करके और लाइव शिक्षक उसका इस्तेमाल करते हुए पढ़ाई करवा सकते हैं। इस तरह के करीब 1500 1400-1500 एक्सपेरिमेंट्स हमारे यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर हैं, अलग अलग स्तर के ऊपर। और ये जो कार्यक्रम है हमारा समझो का साइंस अब हमारी ज़िंदगी, अब मेरी ज़िंदगी में होगा, वहाँ से हम लोगों ने अक्षर उठा करके एक्रोनिम बनाया है, वो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। तो आप यहाँ पर जब देखेंगे सारे लोग जो यहाँ पर स्टॉल लगा करके हैं, वो सब आपको वैसे ही दिखाई देंगे जिन्होंने साइंस को समझा है, जिया है, अपने जीवन में उतारा है, जीवन से साइंस को सीखा है। ऐसे ही लोगों ने यहाँ पर अपने स्टॉल लगाए हैं। जो हमारे सोपान की टीम के बच्चे यहाँ पर आपको देखेंगे, किसी को भी कोई भी स्क्रिप्ट लिख करके दी नहीं गई है, उन्होंने खुद से भी नहीं लिखी है। वो सिर्फ अपनी समझ के आधार के ऊपर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी के आधार पे वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और जितने आप मॉडल्स देखेंगे, सबकी ठोका पीटी जो है इन बच्चों ने अपने हाथों से की है। अगर दो पटरे को भी जोड़ करके और खड़ा करना है, एक के परपेंडिकुलर दूसरा, तो उसमें कील ठोकने का काम भी जो है तो बच्चों ने ही किया हुआ है। और वहाँ से लेकर के और जो बड़े बड़े आप देखेंगे, अभी वहाँ भारत का जो नक्शा यहाँ पर आपने देखा, उसके बगल में एक इसरो का चंद वो बहुत ही बढ़िया एक रॉकेट खड़ा हुआ है, लंबा चौड़ा, सब कुछ यहीं पे बना है, सब कुछ यहीं। तो हाथों से काम करना, श्रम का सम्मान करना, श्रम को जीना, ये जो कुछ मानवीय गुण अपने में चाहिए होते हैं, वो हम अपने साइंस के माध्यम से, गणित के माध्यम से सभी के अंदर में इनकलकेट करते हैं। तो इस प्रकार का एक पूरा प्रक्रम यहाँ पर चलता है। और इसके अंदर में चूँकि करीबन काफ़ी 3-4 हज़ार, पिछली बार शायद 3500 आए थे लोग, जिनको कि हम लोगों ने यहाँ रजिस्टर किया था QR कोड के माध्यम से। हाँ, तो इसलिए वो नंबर हमें ऑथेंटिकली पता है कि कितने नंबर हैं। तो उसका एक इम्पैक्ट दिखाई पड़ने लगा है और लोग जगह जगह पर से इस मेले में आने के लिए, अपना स्टॉल यहाँ लगाने के लिए हमें आग्रह कर रहे हैं और कर रहे हैं। और हमारे बच्चों को एक्सपोजर मिलता है उससे, हमारे बच्चों को भी उससे एक्सपोजर मिलता है। तो इस भूमिका के साथ में ये सारा आयोजन है, उसका जब घूमेंगे तो फिर और अनुभव आएंगे। और सभी लोग इस प्रक्रिया में, जिसमें कि विज्ञान को हम केवल किताबों में ना पढ़ें, केवल इक्वेशंस में ना पढ़ें, उनको हम वास्तव में देखें। हमारा एक स्टॉल लगा है, उसमें बाकायदा किचन के ही सारे सामान रखते हुए हैं और किचन के ही बर्तनों से ही क्या विज्ञान सीख सकते हैं। इस प्रकार से अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ करके विज्ञान को रखें, ताकि विज्ञान हमारी ज़िंदगी की समस्याओं के हल करने में सहायक बने। शुरू से एक कल्चर हो कि हमारा विज्ञान जो है हम सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे घर के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो समस्याएं अपने देश की बनेंगी, उनके प्रॉब्लम्स के जो सोल्यूशन साइंस से आने हैं, तो वो दिमाग में वो कल्चर पहले से फिट होना चाहिए। इस प्रकार का अपना सारा कार्यक्रम है। और बस आगे की कार्रवाई के लिए अमित जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। और इसी क्रम में हम आज की मुख्य अतिथि से चाहेंगे कि बच्चों को संबोधित करें, और समय कम है तो अन्य सभी जो हमारे मंच पे हैं उनसे माफ़ी चाहेंगे कि अन्य को हम अभी आज समय नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे इस समय पूरी जोर से लगे हैं कि हमें देखना है, तो हम उसको रोकना आज संभव नहीं हो रहा है। तो मैम प्लीज़, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंच पर उपस्थित हम सबके परम आदरणीय प्रोफेसर HC वर्मा सर, मंच पर उपस्थित प्रज्ञा मैम, सभी मंचासीन सम्मानित अतिथिगण और मेरे सामने उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षकगण, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, शिक्षकगण। आज जब मैं यहाँ खड़ी हूँ और बोल रही हूँ, तो एक एडिशनल लेबर कमिश्नर कम अपर श्रमायुक्त की तरह नहीं, एक स्टूडेंट की तरह बोल रही हूँ, क्योंकि शायद ही इस पूरे प्रांगण में उपस्थित कोई भी होगा जिन्होंने प्रोफेसर HC वर्मा की किताब ना पढ़ी हो। तो आज हम जब, मैं प्राउडली एक इंजीनियर हूँ, मैं बीटेक हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर NIT प्रयागराज से, और क्लास 10th के बाद ही कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स की किताब हर बच्चे की टेबल पर देखने को मिलती है, जो भी फिजिक्स या मैथ्स लेता है। तो मैं बहुत हम्बल्ड हूँ, बहुत प्रिविलेज्ड हूँ, बहुत ऑनर्ड, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ आज खड़े होके, कि आज मैं सर के साथ उनके आशीर्वचन सुन पाई और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाई।
और सर आज हम सब जिस मुकाम पे पहुँचे हैं वो आप जैसे शिक्षकों की वजह से ही हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के भी शिक्षक हैं और भी टीचर्स हैं, और बहुत पहले और शिक्षक सोपान तो इसी पे चलता है कि शिक्षा, संस्कार और स्वावलंबन। तो शिक्षा संस्कार के बिना नहीं हो सकता, और हमारा संस्कार हमें सिखाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, बरेहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो इस प्रांगण में खड़े होकर जो आत्मीयता, जो एक डिवाइन फीलिंग मैं महसूस कर पा रही हूँ, वो आप सब भी महसूस कर पा रहे होंगे कि जहाँ शिक्षा को इतना अच्छा खेलकूद के माध्यम से, लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से बताया जा रहा है, वहीं पे स्वावलंबन, वहीं पे वोकेशनल ट्रेनिंग और वहीं पे संस्कार के बीजों को भी हमारे बच्चों में पिरोया जा रहा है। और मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ सर को, मैम को, पूरी टीम को और अमर उजाला की टीम को कि शिक्षक सोपान जैसे इतना अच्छा इनिशिएटिव आगे इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। आप सब जितने भी बच्चे और शिक्षक यहाँ पे हैं बैठे, आप सब जानते होंगे कि हमारा भारत का इतिहास बहुत प्राचीन रहा है और साइंटिफिक टेम्पर शुरू से हमारे अंदर रहा है। चाहे आर्यभट्ट हों या बड़े बड़े साइंटिस्ट हों, आयुर्वेद की शुरुआत हमारे यहाँ हुई, ज़ीरो हमने ढूंढा। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इसी साइंटिफिक टेम्पर को मारने का काम किया। उन्होंने ये बताया कि साइंटिफिक टेम्पर इंडियंस में मत डेवलप होने दीजिए, क्योंकि अगर बच्चों को साइंस पढ़ा दिया जाएगा, अगर बच्चों को मैथ्स पढ़ा दिया जाएगा तो वो क्वेश्चन करने लगेंगे। आप सब लोगों ने यूरोप में रेनेसां का टाइम पढ़ा होगा। रेनेसां का एक टाइम था जब वो कैथोलिक और चर्च को छोड़ के साइंस की तरफ आए थे। जब उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया था, उन्होंने वाई पूछना शुरू किया था कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रैशनल क्या है। और उसी रेनेसां के बाद उनकी अवेकनिंग हुई थी यूरोपियन सोसाइटी में। और इंडिया का बहुत बड़ा कारण था कि हम ब्रिटिशर्स के अधीन रहे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसी साइंटिफिक टेम्पर को मारा जब वो कॉलोनियल रूल कर रहे थे। और इसीलिए जब हम इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, तो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने और पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी में कॉन्स्टिट्यूशन में साइंटिफिक टेम्पर का एक आर्टिकल रखा। आप सब जानते होंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है आर्टिकल 51A में कि हम सबके अंदर हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो, हमारे अंदर रैशनैलिटी डेवलप हो। देखिए, साइंस फिजिक्स के लॉज या न्यूटन्स के लॉज या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या थर्मोडायनेमिक्स तक ही सीमित नहीं है। साइंस हर दिन हर पल है। जब हम किसी चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, जब हम किसी चीज़ के पीछे रैशनल ढूंढते हैं, जब हम किसी चीज़ को प्री कंसीव्ड नोशन से ले नहीं लेते हैं, वही साइंटिफिक है। और ये विज्ञान मेला जो आज आयोजित इतनी सुंदरता से किया जा रहा है, ये इसी साइंटिफिक टेम्पर को इग्नाइट करने का, इसी साइंटिफिक टेम्पर को शुरू करने का काम कर रहा है। हमेशा याद रखिएगा कि एजुकेशन इज़ नॉट फिलिंग द बकेट, इट इज़ इग्नाइटिंग द फायर। मतलब ये दिमाग जो बच्चों का है, इसमें भर नहीं देना है जो किताबों की चीज़ें हैं, जैसे बाल्टी में पानी भरते हैं, वो बस स्पार्क जलाना है, वो आग जलाना है, फिर तो अपने आप ही पूरा जागृत हो जाएगा। तो ये विज्ञान मेला वो स्पार्क जलाने का काम कर रहा है। इट इज़ इग्नाइटिंग द फायर इनसाइड द माइंड्स, इनसाइड द यंग माइंड्स, एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द एंटायर टीम कि इतना अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना हम सबके अंदर होता है। इसीलिए आपने सुना होगा एक कहावत, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जब अटल बिहारी वाजपेयी आए तो उन्होंने उसमें क्या जोड़ा, जय विज्ञान। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी उसको एक कदम आगे ले जाके कहते हैं जय अनुसंधान। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। और ये विज्ञान मेला विज्ञान को बढ़ाने के, अनुसंधान को बढ़ाने का ही काम कर रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी आज जब आत्मनिर्भर भारत, आज़ादी के अमृत काल, हमारे इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स हो गए हैं, और आप सब लोग अमृत वॉरियर्स हैं जो आगे आने वाले 25 साल में इस देश को डेवलप्ड नेशन, विकसित भारत बनाएंगे। ये विज्ञान मेला उसी विकसित भारत में आपके अंदर थॉट्स को इग्नाइट करने का काम कर रहा है। यहाँ पे सब APJ अब्दुल कलाम के बारे में जानते होंगे। कौन थे डॉक्टर कलाम? कौन थे? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और क्या थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और क्या थे? और क्या थे? साइंटिस्ट। और क्या थे? टीचर। ये जवाब मैं चाहती थी, क्योंकि जब डॉक्टर कलाम से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं कि आपके जाने के बाद लोग आपको कैसे याद रखें, तो उनका जवाब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नहीं था, उनका जवाब साइंटिस्ट या प्रेसिडेंट नहीं था, उनका जवाब था कि लोग मुझे एक शिक्षक की तरह याद रखें, एक टीचर की तरह याद रखें, क्योंकि एक शिक्षक की भूमिका जब किसी बच्चे के जीवन में सबसे बड़ी होती है। उन्होंने कहा था, लर्निंग लीड्स टू क्रिएटिविटी।
लर्निंग लीड्स टू क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग लीड्स टू नॉलेज, एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। तो अगर आप लर्निंग सीख जाएंगे तो अपने आप नॉलेज आ जाएगी। और एक बहुत पुरानी कहावत है कि इफ़ आई टेल यू यू विल फॉरगेट, इफ़ आई टीच यू यू विल लर्न, but if I do with you, if I do along with you, you will involve yourself and you will understand। तो देखने से हम भूल जाएंगे, कोई पढ़ा देगा तो हम सीख लेंगे, थोड़े समय तक याद रहेगा, लेकिन जब हम खुद करेंगे, जब हम खुद अपने हाथों से करेंगे, जैसे आज अपने हाथों से आप लोग चला चला के हर चीज़ देख रहे हैं, तो आप वो चीज़ समझेंगे और हमेशा आपको वो याद रहेगी। और यही बेसिक शिक्षा विभाग में भी हम लोग कर रहे हैं। जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है बाला का, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, कि बच्चा अगर स्कूल का दरवाज़ा भी खोल रहा है तो वो एंगल्स के बारे में सीखे। आप सोचिए कि दरवाजे के नीचे अगर हम लोग एंगल्स पेंट कर दें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो बच्चे को याद नहीं करना पड़ेगा राइट एंगल इज 90 डिग्री एंड ऑब्ट्यूस अक्यूट एंगल इज लेस देन 90, ऑब्ट्यूस एंगल इज मोर देन 90। वो दरवाज़ा खोलेगा और दरवाज़ा खोलेगा, थोड़ा सा खोला तो अच्छा अक्यूट एंगल है, पूरा खोल दिया तो राइट एंगल है, और खोल दिया तो ऑब्ट्यूस एंगल है। वो दरवाज़ा खोलते हुए भी सीख रहा है एंगल्स के बारे में। तो यही हमारे स्कूल्स में और इस विज्ञान मेला में जगह जगह जो चीज़ें हैं, एक एक कोने को बिल्डिंग एज लर्निंग एड यूज़ किया गया है। मिशन कायाकल्प में जो सरकारी स्कूल्स को सुंदर किया जा रहा है, निपुण भारत में जो आप बच्चों को निपुण लक्ष्यों से पढ़ा रहे हैं, वो यही सब तो है कि बच्चों को कैसे आप लर्निंग से सिखा सकते हैं। और मैं पुनः ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं दूंगी प्रोफेसर सर को, मैम को, कि इतना अच्छा इनिशिएटिव आप लोग बच्चों के लिए ले रहे हैं। और बच्चों को मैं 2 मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपनी बात ख़त्म करती हूँ कि वो खुद राह चुनते हैं आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, क्योंकि जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का, उन्हें नहीं परवाह होती गिर जाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा। धन्यवाद, बहुत ही ओजस्वी भाषण। और जैसा शिक्षक एक नाम है जिसमें श, छ और क और ई की मात्रा एक है, अगर उसको देखें तो उसमें आता है कि शिक्षाप्रद हो आचरण, क्षय करता अज्ञान, और कर्म करे जो राष्ट्रहित, शिक्षक वही महान। तो ऐसे शिक्षक खुद अपने अंदर बहुत कुछ समाये हुए हैं। तो ये एक शिक्षकों को ही आज ये विज्ञान मेला पूर्णतः समर्पित है। और आप भी जब बोल रही थी तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आप एक शिक्षक नहीं हैं। तो आपको भी बहुत बधाई कि वो गुण आपके अंदर भी हैं। देखिए, इस विज्ञान मेले में जो एक कैंप लगा हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग दिल्ली का, इसके अधिकारी हमारे साथ लतेश खन्ना जी मेरे साथ हैं। मैं उनसे पूछूंगी, सर ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो पैकेजिंग है, पहले ही बताएं ये कहाँ पर है और आप यहाँ पे स्टॉल लगाकर बच्चों को क्या बताने वाले हैं? जी, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग से दिल्ली से यहाँ पर आया हूँ, और हमारा जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, और इसके अलावा 6 ऑफिसेज़ हैं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलोर और हैदराबाद में। और हम दिल्ली में जो है इस साल से बीएससी कोर्स कर रहे हैं, बीएससी इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। ये साइंस का कोर्स है, इसमें 4 साल का डिग्री कोर्स रहेगा, और ये इंद्रप्रस्थ गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जो है इसको एफिलेट कराया गया है, और ये पहली बार इंडिया में, हिंदुस्तान में चालू हो रहा है। इससे पहले हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करते थे पैकेजिंग का, इसमें बीएससी और बीटेक वाले स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ करता था, और हमारी 100% प्लेसमेंट हुआ करती थी। ये कुछ कंपनियां हैं जिनका, जो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं एमएससी वाले, बीटेक वाले, जो प्लेस हुआ करते थे। और सर मैं अभी प्लेसमेंट के बारे में बात करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाह रही हूँ, ये जो बीएससी इन पैकेजिंग है, मुझे बताइए ये कोर्स क्या है, और 4 साल के इस डिग्री कोर्स में आप बच्चों को क्या बताते हैं? जी, ये पहले 2.5 साल में तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वगैरह ही पढ़ाया जाएगा, और आखिरी 1.5 साल में जो है वो पैकेजिंग टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाएगी, और 1 सेमेस्टर जो है इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का भी होगा। सर एक चीज़ बताएं कि जैसे हम बहुत सारे कोर्सेज देखते हैं, लेकिन पैकेजिंग इंडस्ट्री क्या है, और क्या शायद ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए नई जानकारी भी होगी कि पैकेजिंग में भी आप बीएससी कर सकते हैं। तो सर ये पैकेजिंग इंडस्ट्री क्या है और उसमें क्या पढ़ाते हैं बच्चों को आप? जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि पैकेजिंग है क्या। पैकेजिंग का एक लक्ष्य है कि कंज्यूमर के हाथ में, ग्राहक के हाथ में घर तक सही कंडीशन में चीज़ को पहुंचना। जैसे आपने टीवी खरीदा, अगर वो किसी भी तरह से स्क्रैच लगा हुआ पहुंचेगा तो वो आप कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
खाने की चीज़ बोलेंगे तो आप देखेंगे कि अब पल्स का पैकेट है जो टॉफ़ी का, हमारा काम होता है जस्ट उसको खोलना और खा जाना, और उसके बाद वो जो उसका पाउच है वो बिल्कुल बेकार है। लेकिन वो पाउच के पीछे कई साल साइंस है। की बिल्कुल साइंस है, कई साल की R&D है। वो जो पल्स का जो पाउच है वो 7 लेयर का होता है, 7 लेयर उसमें प्लास्टिक्स होती हैं। जी। उसके बाद वो हमारे पास सही ढंग से, मतलब हमारे पास जो कंपनी हमारे मुंह में पहुंचाना चाहती है जो टेस्ट, वो टेस्ट में हमें पहुंचता है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे लेज़ का पैकेट है, लेज़ के पैकेट में नाइट्रोजन भरी होती है। वो इसलिए भरी होती है कि वो लेस के पैकेट जो है वो जो चिप्स हैं वो चकनाचूर ना हो जाएं, और वो उसकी शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाते हैं। तो पैकेजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंज्यूमर के हाथ में एकदम अच्छे से सही कंडीशन में चीज़ पहुंचना और उसकी स्टोरेज लाइफ को बनाए रखना। तो ये हम स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे हम लोग, जैसा कि सर बता रहे हैं कि पैकेजिंग ये कोई साधारण चीज़ नहीं, इसके पीछे भी साइंस है। और जो स्टूडेंट्स साइंस के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, वो ज़रूर इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और वाकई मैं ज़रूर सर से बात करूँगी इसमें कैरियर की क्या संभावना है। सर, BSc इन पैकेजिंग का जो आप ये कोर्स बता रहे हैं, इसमें कैसे एडमिशन मिलेगा और एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगा? जी, इसमें ये चूँकि ये कोर्स जो है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएट कराया गया है, तो ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके वहाँ से इस कोर्स के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा और एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा। और इसको मार्च की कुछ 27 तारीख है लास्ट डेट, और इसी में इससे पहले ही फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद इसका एडमिशन टेस्ट होगा जिसको CET कहते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और जो बच्चे उसमें पास होंगे उनका स्क्रीनिंग करके उसके बाद इसमें एडमिशन लिया जाएगा। IIP दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग दिल्ली जो है वो पटपड़गंज इंस्टीट्यूशनल एरिया में है, और वहाँ पर हमारा जो कैंपस है ये आप देख सकते हैं, एक छोटा सा फ़ोटो है। और इसमें यहाँ पर आपको उसकी पढ़ाई होगी। और फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है पैकेजिंग में। इससे पहले अंडर ग्रेजुएट कोर्स कोई नहीं है। इससे पहले हमारा इंस्टीट्यूट जो है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करता था, और पिछले 2 साल से MSc में कन्वर्ट हुआ था। इस साल से उसको भी MS में कन्वर्ट कर दिया है। MS इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें BTech और BSc के स्टूडेंट्स दोनों पार्टिसिपेट कर पाएँ, क्योंकि इसमें पैकेजिंग सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग और साइंस दोनों चाहिए। देखिए, ये पैकेजिंग इंडस्ट्री में आपके लिए करियर की क्या संभावना है, ये दिखाने के लिए देखिए एक लिस्ट है, और जो इस इंस्टीट्यूट से निकले हुए स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ प्लेसमेंट मिला हुआ, इसके बारे में मैं चर्चा करूँ। लेकिन पहले मैं एडमिशन के बारे में एक और सवाल पूछ लेती हूँ। सर, ये बताएं कि अभी जो स्टूडेंट्स देश भर के हैं, वो अगर चाहते हैं कि BSc में एडमिशन लेना, तो उनको इसकी जो प्राइमरी जानकारी कैसे मिलेगी कि कब एडमिशन ओपन होंगे, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, कैसे फिल करना है, कैसे जानकारी मिलेगी? जी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके इसको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो है वो फॉर्म भरना पड़ेगा। और हम इसको वैसे न्यूज़पेपर्स में ऑल ओवर इंडिया में इसको पब्लिसाइज भी कर रहे हैं। और यही हमारा एक मेन लक्ष्य भी था कि हम यहाँ विज्ञान मेला में आए हैं सोपान आश्रम में, कि 11th और 12th के बच्चों को जो है जानकारी हो। 12th के बच्चे पास होने के बाद ही इसमें एडमिशन ले पाएंगे, लेकिन 9th, 10th, 11th के बच्चों को भी पता लगना चाहिए कि पैकेजिंग भी एक कैरियर है। और पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है ये तो आप समझ सकते हैं। आपके हाथ में हर हाल में सही कंडीशन में चीज़ पहुंचनी चाहिए, चाहे वो खाने की चीज़ हो, या वो डिस्प्ले की चीज़ हो, या TV हो, या फ्रिज हो, पेन हो, चश्मा हो, कुछ भी चीज़ हो। तो पैकेजिंग एक, जैसे सर कह रहे हैं, पैकेजिंग भी एक साइंस है और इसमें करियर की बहुत अच्छी संभावनाएं हो सकती हैं। सर, आपके यहाँ ये जो BSc शुरू हो रहा है, इसमें कितनी सीट्स होंगी? BSc में 60 सीट से शुरू किया जा रहा है गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी से। और ये एंट्रेंस के जरिए इसमें एडमिशन मिल पाएगा? अच्छा, और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं? जी। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि आपके यहाँ का जो पहले जो आपका PG का रिकॉर्ड रहा है, PG में जो एडमिशन लेने वाले बच्चे, उनका क्या रिकॉर्ड रहा, आप इसके बारे में ज़रा बताएं। ये पहले जो है हमारा इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पैकेजिंग करता था, तो ये मैं एक स्टैंडी लेकर आया हूँ। इसमें ये बच्चों के नाम के साथ ITC, ये कॉस्मेटिक्स, विबग्योर, होन्सा कंज्यूमर्स जिसको मामा अर्थ बोलते हैं, हॉकिंस, मोगलिक्स, रिलायंस, बिकानो और जुबिलेंट फूड, त्रिवेणी पॉलीमर्स, और इन सब कंपनीज़ में इन सब बच्चों का एडमिशन हुआ है, रिक्रूटमेंट हुआ है, और ये बहुत अच्छे से प्लेस्ड हैं। और आने 3 से 4 साल आते आते हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि वो इंडस्ट्री में किसी भी IIT और IIM के बराबर के बच्चों के साथ खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर। जी, धन्यवाद। तो
तो ये थे लतेश खन्ना जी, जिन्होंने बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग में साइंस के स्टूडेंट्स के लिए करियर की क्या संभावनाएं हो सकती हैं। बीएससी की यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया में कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं। ये डिग्री कोर्स है, 4 साल का कोर्स होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के जरिए यहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। मैं इस वीडियो के नीचे जरूर जो उस इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का एड्रेस भी आपको डाल दूंगी। आप उस एड्रेस को देखकर उसको चेक करते रहें। पॉसिबिलिटी यही है कि मार्च में यहाँ पे एडमिशन के लिए प्रोसेस ओपन हो जाएगा। आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। सर, आप मैं चाहूँगी कि आप अपना जो ये इंस्टीट्यूट का ये है ब्रोशर है, इसे भी आप डिस्प्ले करें। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि इसको दिखाएं जूम करके, ताकि स्टूडेंट्स को इस कोर्स के बारे में पता चल सके और वो इसके लिए अप्लाई कर सकें। मेरे साथ रामेश सिंह हैं, जो कि शिक्षक हैं, फिजिक्स टीचर हैं और औरैया से आए हैं। देखिए, ये साइकिल उन्होंने डिस्प्ले की है। मैं पूछूंगी क्या इसके पीछे साइंस और क्या बताना चाहते हैं। सर, पहले बताएं आप किस विद्यालय से आए हैं यहाँ पर? स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज सहार, जनपद औरैया से। रामेंद्र सिंह कुशवाहा नाम है। और मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को जब क्लास में हम पढ़ाते हैं तो हमारे पास चौक होते हैं और उनके साथ टॉक करते हैं बोर्ड का उपयोग करके। लेकिन यदि हम इस साइकिल को अगर लेके जाते हैं क्लास में तो शायद हम बहुत सी साइंस को आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे हमें अगर ये बताना है कि ये साइकिल चलती कैसे है, तो इसको बताने के लिए बहुत आसान है कि जैसे ही हम इस पे यहाँ पे अगर अभी हम एक फोर्स की बात करेंगे कि जैसे मान लो यहाँ पे हमने पैर से बल लगाया, जैसे ही इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये एक्सिस है और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है और फोर्स से मल्टीप्लाई करके ये टॉर्क जनरेट होगा। इस टॉर्क के जनरेट से इसमें घूमने की प्रवृत्ति आएगी। इसके घूमने से थ्रो चेन ये पहिया घूमेगा और जब ये घूमेगा तो इसमें कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी आएगी। और इसके घूमने की प्रवृत्ति अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर ये सड़क है तो जब ये पीछे जाने की प्रवृत्ति है, इसकी टेंडेंसी पीछे की ओर है, तो इसके द्वारा जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करेगा तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की ओर। मतलब पीछे की ओर का मतलब आगे की ओर, ये आगे की ओर फ्रिक्शन लगेगा। अब इतना तो हमें पता चल गया कि फ्रिक्शन आगे लग रहा है, लेकिन इस आगे वाले में अगर देखा जाए तो कहीं पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे ये घूमे। लेकिन इसकी साइंस हम समझें तो जब ये आगे की ओर इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो इसको ये क्या कर रहा है, इसकी टेंडेंसी है आगे की ओर जाने की। जब इसकी आगे की ओर जाने की है तो ये जो सड़क है इसके द्वारा इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा तो इस पर फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पीछे की ओर। अब फ्रिक्शनल फोर्स है पीछे की ओर और ये है एक्सिस, ये एक्सिस है और ये फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की ओर। तो ये जो डिस्टेंस है अगर इसका मल्टीप्लाई कर दो तो टॉर्क बन गया। इस टॉर्क के बनने से ये भी घूमने लगेगा। तो इस प्रकार से इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है पिछले वाले पहिए पे जब हम साइकिल को आगे की ओर एक्सीलरेट कराते हैं तो पिछले पहिए पर आगे की ओर और अगले पहिए पर पीछे की ओर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है और तब ये साइकिल आसानी से आगे की ओर जाती है। अब केवल अभी तो हमने इस पर फोर्स की चर्चा करी है। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम साइकिल से जैसे सर्कुलर मोशन बताना है बच्चों को कि सर्कुलर मोशन क्या है। आमतौर पर बताते हैं कि अगर कोई कण है वृत्तीय पथ पे घूम रहा है तो वो सर्कुलर मोशन है। अगर उनसे कह दो कि भाई घूर्णन गति क्या है तो कहते हैं कि अगर कोई पिंड किसी एक्सिस के चारों ओर घूमता है तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। लेकिन बच्चा कंफ्यूज हमेशा रहता है तो हम यहाँ पे उसको बताते हैं कि कैसे, जैसे ये साइकिल का पूरा पहिया है, अगर हम इस केवल यहाँ पे इस एक पॉइंट पे अगर ध्यान दें तो जब हम इसको घुमाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि ये पॉइंट एक एक्सिस के चारों ओर घूम रहा है। इसका मतलब है कि ये जो कण है या ये पॉइंट है ये वृत्तीय गति में है, सर्कुलर मोशन में है। लेकिन अगर हम ओवरऑल पूरे पहिया की बात करें तो ये इस एक्सिस के चारों ओर घूम रहा है, इसलिए ये रोटेटरी मोशन में है या घूर्णन गति में है। तो इसमें हम वृत्तीय गति, घूर्णन गति, इसी के साथ अगर साइकिल आगे की ओर जाती है तो हम इस एक्सिस को देखें तो ये सदैव
एक इस तरीके से अपना केवल स्थान बदलती है। इसका मतलब ये ट्रांसलेटरी मोशन को भी हम बता सकते हैं, जिसको हम स्थानांतरीय गति कहते हैं। अब इसके बाद अगर हम बच्चों को बताएं कि भाई एक बताओ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो हम उन्हें बड़े आसानी से इसके द्वारा बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर इनर्शिया जो होता है वो एक तरीके से मास जो है उसका जो है एक उसकी माप है। हमने देखो ये बनाया है, हाँ ये दिखाइए। इतनी चीज़ों को बड़े आसानी से हम समझा सकते हैं क्लास में। और इतना जो है ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो 11th की जो फिज़िक्स है उसके हम 70% सिलेबस को इस साइकिल के द्वारा कवर कर सकते हैं। जी देखिए, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि मतलब अगर ये साइकिल का विज्ञान समझ लिया जाए तो आप 11th क्लास का मतलब 75% हाँ 70% सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो क्या आप क्लास में ऐसे ही साइंस पढ़ाते हैं बच्चों को? हाँ, हमारा तो यही तरीका है। चलिए, थैंक यू। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विज्ञान मेले के दूसरे कैंप में आ गई हूँ और मैं देखती हूँ ये गाड़ी किस तरह की और किसने बनाई है। बताइए पहले आपका नाम क्या और कहाँ से आए आप? मैं रचित महाजन हूँ, IIT के मोटर स्पोर्ट्स से आए हैं हम लोग। हम इस गाड़ी के बारे में बताइए, किसने बनाया और क्या इसका एम क्या है इसका? ये 2019 में बनी थी, हमारे सीनियर्स ने बनाई थी। इसका नाम बाहा 19 है। ये ऑल टेरेन व्हीकल है। ये ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों पे चलने के लिए बनाई गई है सिर्फ। ये हमने बाहा एक कंपटीशन होता है वहाँ पे लेके गए थे, उसके बेस्ट रूकी टीम का अवार्ड जीता है इस गाड़ी ने। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, इसको बनाने में क्या इसकी खास बात, इसकी टेक्नोलॉजी, इसके टायर, इसका इंजन के बारे में बताएं। हाँ जी, इसमें ब्रिक्स एंड स्टार्टर का 10 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। उसका 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क है और एक CVT लगा हुआ है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन लगा हुआ है, जैसे स्कूटीज़ में लगा होता है। सिर्फ 10 हॉर्स पावर, मतलब खास बात इसकी ये है कि सिर्फ 10 हॉर्स पावर के एक इंजन से हम 170 किलो बिना ड्राइवर के गाड़ी की चला रहे हैं हम लोग। और इसके सस्पेंशन ऐसा है कि ये जो टायर है ये 10 से 11 इंच ऊपर उठ सकता है बिना किसी दिक्कत के। सिर्फ पहाड़ियों में चलने के लिए बनाई गई है। इसका टॉप स्पीड 68 किलोमीटर पर आ रहा है। ओके, अच्छा बताइए, 2019 से बनाया गया, अभी ये मतलब कितना यूज़ में, कितना लोग इसको पसंद कर रहे हैं? ये वैसे तो हमने सिर्फ कंपटीशन के लिए बनाई गई थी और हम अभी जैसे डिस्प्ले करने आए हैं अपनी टीम के लिए। वैसे अभी हम एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम कर रहे हैं और वो बन गई, हमारी वर्कशॉप पे पड़ी हुई है वो भी। अच्छा, हाँ जी। ओके, थैंक यू। हाँ जी। अब हम साइंस मेले के दूसरे स्टॉल पे आए हुए हैं और देखिए ये रोटेटिंग चेयर में इसके पीछे क्या साइंस है ये समझने की कोशिश करेंगे। ये IIT कानपुर के स्टूडेंट्स हैं। पहले बताइए आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सिद्धार्थ दीक्षित है, मैं IIT कानपुर से हूँ। अच्छा, ये क्या रोटेटिंग चेयर को क्या आप डिस्प्ले करके क्या बता रहे हैं स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स को ये बता रहा हूँ, जैसे कोई भी स्टूडेंट इसमें बैठ रहा है तो चेयर रोटेट होने पे वो डंबल जब पास लाएगा तो उसका स्पीड इंक्रीज होगा और जब डंबल दूर करेगा तो उसका स्पीड डिक्रीज होगा। तो वो बेसिकली कंसेप्ट ऑफ एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के उस पर हो रहा है, कंसेप्ट पे। और पूरा कैसे हो रहा है ये फॉर्मूला और उसके थ्रू हम बोर्ड पे समझा सकते हैं। अच्छा, आइए बोर्ड पे समझ लेते हैं क्या समझा। जी बताइए क्या है ये जो रोटेटिंग चेयर बनाई, क्या साइंस है इसका? मान लीजिए ये एक स्टिक है, इसमें 2 बॉल लगा दिया। अब इसको अगर घुमाएंगे तो ये वाला ज़्यादा तेज से घूमेगा और ये वाला धीरे से, मतलब स्पीड इसकी ज़्यादा रहेगी, इसकी कम रहेगी। अब इस केस में क्या हो रहा है, ये मान लीजिए हमारा बॉडी है, ये हाथ है, ये हमारा डंबल है, डंबल तेज से घूम रहा है। अब इसे हम जब पास करते हैं तो इसके हिसाब से ये धीरे हो जाना चाहिए। अब जब ये धीरे हल्का सा होगा तो तुरंत क्या होगा कि कोई चीज़ तेज़ से धीरे हो रही है, तो हमारे यहाँ पे हाथ है, तेज़ से धीरे हो रही है हमारा, तो इस पर मतलब यह है कि फोर्स लगा रहा है इस साइड। और अगर ये इधर फोर्स लगा रहा है तो ये जो है किसी चीज़ को हम रोकने की कोशिश करते हैं तो वो हम पे अपोजिट फोर्स भी लगाता है, तो ये इधर भी लगा रहा होगा हमारा। और हम पहले से इधर घूम रहे थे, इसने भी इधर लगा दिया तो हमारी ओमेगा बढ़ गई, मतलब हमारा जो घूमने का स्पीड था वो बढ़ गया। ये इसका बेसिक। आप मुझे एक बात बताइए, इस मेले का, विज्ञान मेले का पर्पस है समझो, यानी बच्चों को समझाना है। तो ये जो रोटेटिंग चेयर के पीछे का साइंस है, ये हमारे किस क्लास को, ये इसके पीछे का साइंस को इतनी आसानी से कवर कर रहा है, बता सकते हैं ये? ताकि उस क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको अपने से जोड़ के देख पाए। ठीक है, 2 तरीके का एक्सप्लेनेशन है। एक ये वाला है, ये वाला मतलब जब बच्चे फोर्स के बारे में पढ़ लें तो उससे सीख सकते हैं, मतलब क्लास 6 में फोर्स पढ़ा दिया जाता है एवरेज, तो उसके बाद समझ सकते हैं। और अगर इसका मतलब टेक्निकल डेफिनेशन चाहिए तो वो 11th में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाया जाता है, उसके बाद से वो समझ में आएगा फिर। तो ये है बिल्कुल, तो यानी कि क्लास 6 और 11th क्लास के बच्चे जो अपने साइंस के सिलेबस से पढ़ते हैं उसको इतनी आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।